Hello students, welcome back to my channel Tech Tip Now. We are going to discuss data types in Python, that is सुमिता अरोरा का चैप्टर नंबर 4 पाइथन डेटा हैंडलिंग। और एनसीईआरटी की बुक अगर आप फॉलो करो तो दिस इज चैप्टर नंबर 3 ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ पाइथन, यूनिट नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू पाइथन, सीबीएसई क्लास IP11। बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द डेटा टाइप फर्स्ट। सो डेटा टाइप बेसिकली क्या होते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग में पहले से बने हुए कीवर्ड्स हैं जिनका पर्पस होता है कि किसी वेरिएबल में किस टाइप का डेटा आपने स्टोर किया है। मान लीजिए आपके वेरिएबल में आपने डाला 12, तो ये 12 क्या है? क्या ये एक नंबर है? क्या एक ये फ्लोट वैल्यू है? क्या ये एक स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, क्या है? तो इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए डेटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं आपके पाइथन प्रोग्रामिंग में। ये जो डेटा टाइप्स होते हैं इनकी कुछ कैटेगरीज पाइथन में बनी हुई है। 4 बेसिकली कैटेगरीज हैं। पहला है आपका नंबर, द सेकेंड इज वॉट योर सीक्वेंस, थर्ड इज योर नन, फोर्थ होता है मैपिंग। नंबर को फर्दर आप कैटेगराइज कर सकते हैं इंटीजर में, फ्लोट में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, और सीक्वेंस को आप कैटेगराइज करते हैं स्ट्रिंग में, टपल्स में, लिस्ट में, और मैपिंग में हम रखते हैं डिक्शनरी को। आइए इन सभी कैटेगरीज में या इन सभी डेटा टाइप को डिटेल में समझते हैं। एक बात और कि ये जो पाइथन में डेटा टाइप्स अभी आपको मैंने बताया, इसको कोर डेटा टाइप के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो नंबर्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी, ये 5 कोर डेटा टाइप्स होते हैं जिनको एक्चुअली हमको लर्न करना है। तो यहाँ पर जो मैंने आपके साथ अभी ये डायग्राम शेयर किया, तो ये जो इंटीजर आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रिंग आप देख रहे हैं, टपल आप देख रहे हैं, लिस्ट आप देख रहे हैं और डिक्शनरी, ये 5 जो होते हैं आपके कोर डेटा टाइप हैं। और ये इंटीजर हालांकि नंबर कैटेगरी में रख सकते हैं, और ये जो स्ट्रिंग, टपल और लिस्ट बताया ये सीक्वेंस होते हैं। क्यों सीक्वेंस बोलते हैं आगे चल के देखते हैं। और डिक्शनरी को हम मैपिंग क्यों बोलते हैं, जब डिक्शनरी अभी पढ़ेंगे तो हम समझेंगे। तो यही हम बात कर रहे थे। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे किसकी, हमारे नंबर्स की। बेसिकली नंबर तो आपको इसके नाम से ही समझ में आ गया होगा कि कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू की ये बात कर रहा है। तो जब आप किसी वेरिएबल में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टोर कर देते हैं तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू को कौन आइडेंटिफाई करता है? आपका नंबर डेटा टाइप। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं इसको आप इंटीजर में या फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में या कॉम्प्लेक्स नंबर में कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। इंटीजर को आप 2 सब पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, इंटीजर और बुलियन। तो बेसिकली जब आप नंबर की बात कर रहे हैं तो नंबर्स जो होंगे वो आपके इंटीजर्स हो सकते हैं, वो फ्लोट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इंटीजर को आप फर्दर इंटीजर या बुलियन भी बोल सकते हैं, 2 कैटेगरी कर सकते हैं। बुलियन में सिर्फ यस और नो की वैल्यू होती है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर का मतलब ऐसे डेटा टाइप जो होल नंबर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है। होल नंबर का मतलब जैसे 12, 89। अगर आप लिखते हैं 80.64, सो दिस इज नॉट कंसीडर्ड एज इंटीजर, क्योंकि इसमें फ्रैक्शनल पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। फ्रैक्शनल पार्ट्स वाले को हम फ्लोट देखते हैं, आगे चल के हम देखेंगे। इंटीजर जो है पाइथन में जिस क्लास को बिलोंग करता है वो है इंट क्लास में। देखिए पाइथन क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज का मतलब ये है कि इसके अंदर जितनी भी कंपोनेंट्स होते हैं या जितने भी आप इसमें कीवर्ड्स देख रहे हैं, बेटर होगा मैं बोलूँ टोकन्स होते हैं, वो किसी न किसी क्लास को बिलोंग करते हैं। तो ये जो इंटीजर है ये बेसिकली इंट डेटा टाइप को बिलोंग करता है। पाइथन में जितने भी इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। ये जो इंटीजर्स हैं इनकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, मतलब ये फिक्स्ड लेंथ होता है ऐसा नहीं है। इसकी रेंज डिपेंड करती है आपके सिस्टम के मेमोरी लोकेशन के ऊपर में। और ये जो इंटीजर्स हैं मैंने ऑलरेडी आपको जैसे एग्जांपल दिया, 12, 5, 6, 7, 4, -78 या फिर 0, ये सभी किस में आते हैं, आपके इंटीजर्स में। मैं आइडियली शेल को ओपन करता हूँ। यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप एक वेरिएबल लीजिए x, इसमें मैंने डाला 12। अगर आप x को प्रिंट करें तो 12 दिखा रहा है। अगर आप इसके डेटा टाइप को चेक करना चाहते हैं तो टाइप लगाइए, x को इसके अंदर डालिए, एंटर करिए, तो देखिए ये क्या बता रहा है आपको, क्लास इंटीजर। अब अगर आप यहाँ पर लिखते हैं x + 23, तो क्या दिखा रहा है आपको, 35 दिखा रहा है। मैं वापस से करता हूँ, स्लैश मेरे
इसके साथ में प्लस हो गया। अगर आप x प्लस 34 करें तो देखिए ये 46 दिखा रहा है। तो ये तो बात हुई हमारे इंटीजर्स की। इंटीजर के बाद इसी नंबर्स की कैटेगरी में, मतलब इंटीजर का ही एक और पार्ट है बुलियन। तो बुलियन में सिंपली क्या है, ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। बुलियन को ज़्यादातर हम कंडीशनल्स में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। कंडीशनल का मतलब जब हम इफ स्टेटमेंट का बात करते हैं, जहाँ पर वैल्यूज़ कंडीशन के थ्रू हम रिटर्न करवाते हैं आइदर ट्रू या फॉल्स, और उसकी बेसिस पे क्या वर्क होगा, दूसरा एक्शन क्या होगा। जैसे ये एक्शन 1 है, ये एक्शन नंबर 2 है। तो ज़्यादातर इस तरह के वर्क के लिए बुलियन वैल्यूज़ को हम प्रयोग करते हैं। इसे आप 0 और 1 के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, मैं वापस से आइडियली शेल पे आऊँ और मैंने डाला x इक्वल टू ट्रू। अब अगर आप x को प्रेजेंट करें तो ट्रू दिखा रहा है, और अगर आप इसके टाइप को चेक करें तो आप देखेंगे यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट कर रहा है, बुलियन। मतलब बुलियन की जो क्लास है BOOL बूल के नाम से जानी जाती है। किसमें, आपके पाइथन में, इनफैक्ट जावा में भी बूल के नाम से है, C++ में भी। तो बुलियन के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट टाइप होता है नंबर्स का, वो होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो ऐसे नंबर्स जो रियल होते हैं, रियल नंबर मैथ्स में जाने जाते हैं, जिनमें फ्रैक्शनल पार्ट भी इंक्लूडेड होता है, जैसे 12.85। ये क्या है, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो होते हैं, इनकी जो क्लास होती है वो होती है फ्लोट क्लास, जैसे इंटीजर की इंट क्लास। फ्लोट जो होते हैं इसकी भी लेंथ कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगेन में एक बात को याद रखें, डिपेंड्स अपॉन मेमोरी कैपेसिटी ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। आप किसी भी टाइप रेंज की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। और अगर इसके फ्रैक्शनल पार्ट की आप बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि 8.65, तो दिस इज योर फ्रैक्शनल पार्ट। तो आप दो तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक है फ्रैक्शनल फॉर्म, दूसरा है एक्सपोनेंट फॉर्म। फ्रैक्शनल फॉर्म जैसे 487.66 या 4.87566, इसी नंबर को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे एक्सपोनेंशिएशन 03, तो इस तरह से फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइडियली शेल पे चलते हैं और कोशिश करते हैं फ्लोट को समझने की। जैसे x में मैंने डाला 23.45, और अगर आप इसके टाइप चेक करें तो ये क्या दिखा रहा है आपको, x। और अगर आप x को प्रिंट करें तो 23.45, मैं इसे मैक्सिमाइज कर लेता हूं। अब अगर आप इस x में 12 को ऐड करें, सो इट इज शोइंग अस 35.45। ये हुआ मेरा फ्लोट वैल्यू। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को अंडरस्टैंड करने के बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड है, दैट इज इसके एडवांटेजेस। देखिए फ्लोटिंग पॉइंट जो है या फ्लोट जो वैल्यू है एज कंपेयर टू इंटीजर्स, इसमें जो मेन फायदा है वो ये कि ये किसी भी टाइप ऑफ वैल्यूज को बिटवीन इंटीजर्स जो होती हैं, जैसे इंटीजर जो है आप डालते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, लेकिन इस 1 और 2 के बीच की जो वैल्यूज हैं लाइक 1.1 1.2 एंड सो ऑन, या इससे भी ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू को आप ले सकते हैं, उसको आप रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आप फ्लोट से ही कर सकते हैं। तो ये इसका एक एडवांटेज है। दूसरा, फ्लोट का जो साइज है वो इंटीजर से बड़ा होता है। देखिए जनरली आजकल जितने भी प्रोसेसर हम यूज़ करते हैं वो 64 बिट है। इसमें जो इंट होता है उसकी कैपेसिटी होती है इन जनरल 4 बाइट, और अगर आप फ्लोट की बात करें तो इसकी कैपेसिटी इससे डबल होती है, दैट इज 8 बाइट। तो ऑब्वियसली इसकी जो कैपेसिटी है, रेंज है, वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू इंटीजर्स। और इसमें एक चीज़ और हो सकता है, वी कैन रिप्रेजेंट मोर प्रेसाइज वैल्यू विद द हेल्प ऑफ फ्लोट, राइट। सो ये कुछ एडवांटेजेस हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के, जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में जो थर्ड कैटेगरी है आपके नंबर की, दैट इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स का मतलब रियल प्लस इमेजिनरी नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिकली इट इज मेड अप विथ रियल एंड इमेजिनरी कंपोनेंट्स। जैसे आपने देखा होगा a प्लस बी जे, तो यहाँ पर a और b क्या है, रियल नंबर्स हैं, और j जो है वो एक इमेजिनरी द नंबर को रिप्रेजेंट करता है। सो जैसे यहाँ पर आप देखें फिर से a प्लस बी आई, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड i इज इमेजिनरी पार्ट। जैसे आपने लिखा 4 प्लस 6j, तो यहाँ पर 4 और 6 जो है वो रियल हैं एक्चुअली, जैसे कि 4.0 प्लस 6.2j। तो अब आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो इन जनरल मैथ्स में a प्लस बी आई के रूप में आप देखते हैं, लेकिन
पाइथन में इसे a प्लस बी जे के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर की भी लेंथ कुछ भी हो सकती है, और जनरली ये इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ये फ्लोट के फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल आप वापस से स्क्रीन पे देख सकते हैं, 1+4j या 1.22 प्लस 3.3j। मैं वापस से आइडियली शेल पे चल के इसे रिप्रेजेंट करता हूँ। जैसे मैंने लिया x इक्वल टू 1.1 प्लस 3.4j। अगर आप इस x को प्रिंट करें तो यहाँ पर ये वैल्यू कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रही होगी, 1 प्लस, आप देखें यहाँ पर, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप इसके टाइप को चेक करें, मैं वापस से इसके टाइप को लेता हूँ, x को लेता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा। सो नाउ इट इज शोइंग अस कॉम्प्लेक्स क्लास। तो ये तो बात हो गई मेरे सारे नंबर्स की। नंबर्स को अंडरस्टैंड करने के बाद अगला जो हमारा कैटेगरी है डेटा टाइप का, कोर डेटा टाइप का, वो है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हम सीक्वेंस के नाम से भी जानते हैं, मतलब सीक्वेंस की कैटेगरी में हम रख सकते हैं। सीक्वेंस का मतलब होता है जहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, चूंकि हम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं, और सीक्वेंस की जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये स्ट्रिंग के 3 पॉइंट्स को आप याद रखिए। तो स्ट्रिंग क्या हुआ, एक सीक्वेंस है पाइथन में विच कैन होल्ड ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे कि हमारा ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है, मेरा नाम, जिसे आप टेक्स्ट भी बोलते हैं, तो ये एक स्ट्रिंग कहलाता है। इस स्ट्रिंग को अगर आपको स्टोर करना है तो जैसे हमने लिखा है x इक्वल टू संजय, लेकिन आप इसे सिंगल या डबल कोटेशन के अंदर आपको इसको लिखना पड़ेगा, तब आपका पाइथन अंडरस्टैंड करता है कि ये एक स्ट्रिंग है। और जो कैरेक्टर्स आप स्ट्रिंग में लेते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स भी हो सकता है, या स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं इंक्लूडिंग स्पेसेस। कहने का मतलब x इक्वल टू अगर आप लिखें @12_14 स्पेस SAN, तो ये बिल्कुल वैलिड स्ट्रिंग होगा। बस एक बात ध्यान रखना है, ये इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखे होने चाहिए, जैसे कि आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं। और जो स्ट्रिंग होते हैं इसके हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स को आप इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने डाला s इक्वल टू टेक टिप नाउ। अब जब सिस्टम इसको स्टोर करेगा तो कैसे करेगा, TECH, मैं यहाँ पर इसकी पूरी स्पेलिंग कुछ इस तरह से एक्सपेंड कर देता हूँ। तो ये एक सीक्वेंस है, और सीक्वेंस का मतलब सिस्टम इसको एक इंडेक्स नंबर असाइन करता है जो कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा होगा। इधर जो इंडेक्सिंग आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, जो इन जनरल किसी भी लैंग्वेज में जब आप एरे पढ़ते हो तो आपने देखा भी होगा। लेकिन स्ट्रिंग पाइथन में जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो सिस्टम इसको रिवर्स इंडेक्सिंग भी देता है, जो -1 से शुरू होती है, और वो जो राइट मोस्ट एलिमेंट होता है वहां से इसकी काउंटिंग शुरू होती है। सो दिस इज -1 -2 -3, और मैं बाकी सबको इस तरह से कंप्लीट कर लेता हूँ। सो ये जो इंडेक्सिंग अभी आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग। और इसका मतलब ये है कि इस इंडेक्स की हेल्प से, इसका नाम क्या है, हमने दिया s, तो अगर आप लिखते हैं S4 तो ये क्या शो करेगा आपको, आप देखें S4 में क्या है, t, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, t। और इसी तरह से अगर आप करते हैं S-4, तब आप देखिए ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो -4 में क्या है आपका p, तो ये रिप्रेजेंट कर देगा p। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग को एज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को आप कैसे एक्सेस करते हैं। मैं आइडियली शेल पे आता हूँ, मैं यहाँ नीचे में टाइप कर लेता हूँ, या एक मैं काम करता हूँ वापस से नया आइडियली शेल ओपन कर देता हूँ ताकि हम थोड़ा बेहतर तरीके से इसे देख पाएँ। अब मैंने लिया s एंड देन इक्वल टू, मैंने इसके अंदर डाला इसी सेट ऑफ कैरेक्टर्स को या स्ट्रिंग को। अब मैं अगर इस s को प्रिंट करूँ तो आप देखें यहाँ पे वैल्यू कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रही है। अब अगर आप लिखते हैं S4, सो इट इज शोइंग अस t नाउ। और इसी तरह से यदि आप लिखते हैं s, मैं s ले लेता हूँ और -4, तो आप इसे देखें तो इट इज शोइंग अस p। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप को समझने के बाद में इसमें मोस्टली एक कॉमन एरर हमें फेस करना पड़ता है कई बार, विच इज कॉल्ड योर इंडेक्स एरर, और मैसेज आता है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ये क्या बोला है आप यहाँ पर देखिए, मैं वापस से s को प्रिंट करता हूँ। अगर आप इसके लास्ट एलिमेंट को देखें, सो दिस विल बी S9W,
लेकिन अगर किसी ने गलती से टाइप किया x10, मतलब वो इंडेक्स ही नहीं एग्जिस्ट करता, तो आपको क्या मैसेज मिल जाएगा, इंडेक्स एरर, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो ये मोस्ट कॉमन एरर है जो जनरली स्ट्रिंग, और ना सिर्फ स्ट्रिंग, किसी भी सीक्वेंस में जैसे लिस्ट या डिक्शनरी या टपल में आपको देखने को मिलता है। डिक्शनरी को आप एक्सक्लूड कर दीजिए, लिस्ट या टपल या स्ट्रिंग में। अब हम बात कर रहे हैं लिस्ट की। तो लिस्ट भी क्या है, सीक्वेंस ही होता है पाइथन पे, लेकिन इसमें जो वैल्यूज आप स्टोर करते हैं वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं, अर्थात 12, 13, 18 ये मेरी लिस्ट में आप स्टोर कर सकते हैं। और लिस्ट में जो भी वैल्यूज रहती हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट में, और ये भी इंडेक्स का प्रयोग करती हैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। लेकिन इसमें जो खास बात है वो ये कि लिस्ट में किसी भी टाइप ऑफ डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं। मतलब अगर मैं एक लिस्ट बनाऊं ए और इसके बाद कॉमा लगा के 12 और एक वैल्यू डालूं 8.6, तो ये क्या हो गया, मेरी एक लिस्ट बन गई। और आप चाहें तो जिस भी नाम से स्टोर कर सकते हैं, तो इट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्क्वायर ब्रैकेट से होता है। तो ये बात हो गई मेरे स्क्वायर ब्रैकेट की। और लिस्ट की जो खास बात है वो ये कि ये साइज और वैल्यू म्यूटेबल होते हैं। साइज और वैल्यू म्यूटेबल का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर आपने डाला l इक्वल टू, मैंने लिखा A12 8.6। अब इसके बाद में यदि आप L0 जो कि A है यहाँ पर, अगर आप इसे लिख कर देते हैं B में, तो ये वैल्यू अपडेट होके क्या हो जाएगी, B, 12, 8.6। सो इसी तरह से यदि आप लिखते हैं L3 इक्वल टू सपोज दैट 18, तो ये वैल्यूज अपडेट हो जाएंगे, हालांकि यहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये तो बात हो गई मेरी लिस्ट की। और लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे अभी हमने स्ट्रिंग में देखा कि ये इंडेक्स जो वैल्यूज होती हैं, जैसे ये 0, 1, 2 या -1, -2, -3, बिल्कुल वैसे ही इसमें इंडेक्सिंग होती है, और उनके थ्रू आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। और ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग या रिवर्स इंडेक्सिंग दोनों को सपोर्ट करता है। मैं आइडियली शेल पे आता हूँ और यहाँ पर एक लिस्ट हम क्रिएट करते हैं। मैंने डाला 12, 23, 34, A। आप एंटर करिए, एल बन गया। आप प्रेस करिए, एंटर करिए, तो देख सकते हैं आप ये वैल्यूज दिखा रहा है। अगर आपको इसका वैल्यू चाहिए L2, तो क्या दिखाएगा, 34। लेकिन एट द सेम टाइम L-2 अगर आप कर दें तो ये 34 दिखा रहा है, बिकॉज दिस इज योर -1, दिस इज योर -2। इसके बाद में यदि आप लिखते हैं L-2 जो कि अभी 34 था, मैं इसकी वैल्यू को अब अपडेट करके कर देता हूँ 89, और L को प्रेस करूँ तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस लिस्ट। और लिस्ट के बाद में इसका जो अगला हमारा कॉन्सेप्ट आएगा दैट इज योर टपल। तो लिस्ट और टपल की डेफिनेशन जहाँ तक आप देखें तो बिल्कुल सेम है। टपल जो होता है दैट इज ऑल्सो सीक्वेंस इन पाइथन, जो कि लिस्ट ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और ये किसी भी टाइप ऑफ वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। लेकिन टपल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो पैरेंथेसिस के थ्रू होता है, और इसकी जो वैल्यूज हैं और जो साइज है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो लिस्ट जो होती है वो साइज और वैल्यू क्या होती है, म्यूटेबल होती है। लेकिन टपल जो होता है वो साइज एंड वैल्यू क्या होता है, इम्यूटेबल। आगे चल के हम समझेंगे म्यूटेबिलिटी के बारे में। तो इम्यूटेबल का मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। और टपल जो होते हैं इसके भी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको इंडेक्स के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है, और ये दोनों इंडेक्स को सपोर्ट करता है, दैट इज योर फॉरवर्ड एंड रिवर्स इंडेक्सिंग। तो जब आप टपल बनाते हैं तो कुछ इस तरह से आप वैल्यूज डालते हैं, 12, 23, सपोज दैट A। ऑल राइट, बाकी सारे फीचर्स इसके सेम होते हैं एक्सेप्ट दिस साइज एंड वैल्यू इम्यूटेबिलिटी। इसे भी हम आइडियली शेल पे चल के एग्जीक्यूट कर लेते हैं। मैं वापस से नया आइडियली ओपन करता हूँ। इसके लिए मैं स्टार्ट में जाके IDLE ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं अब एक टपल रेडी करता हूँ, T इक्वल टू पैरेंथेसिस 12, 23, 34, कॉमा जैसे मैंने डाला A, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। T को रिप्रेजेंट कर दिया आपने। अगर आप सपोज यहाँ पे डालते हैं T -2
इक्वल टू, सपोज दैट ए आपको एरर प्रेजेंट कर देगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा साइज और वैल्यू इम्यूटेबिलिटी के बारे में। अगर आप लिखते हैं t-2, ये रिवर्स इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है, तो आप 34 देख पा रहे हैं। अगर आप एट द सेम टाइम लिखते हैं t2, तो इट इज शोइंग अस अगेन 34 बिकॉज 0, 1, 2 में भी यही वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो बात हो गई हमारे टपल्स की। टपल्स को अंडरस्टैंड करने के बाद हम फाइनली बात करेंगे डिक्शनरी की। तो डिक्शनरी जो होता है वो बेसिकली हम बात करते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है, आपकी मैपिंग की कैटेगरी में। मैपिंग का मतलब ये रहता है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो और किसी वैल्यू के थ्रू क्या हो जाती है, मैप कर दी जाती है। तो ये कोई और एक वैल्यू है, मतलब इस वैल्यू के थ्रू इस वैल्यू को एक्सेस किया जा सकता है। हालांकि इसे वैल्यू ना बोल के हम बोलते हैं की, अर्थात डिक्शनरी में जो वैल्यूज होती हैं वो की वैल्यू के फॉर्म में स्टोर की जा सकती हैं और इस की के थ्रू हम इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है जहां पर वैल्यूज को की वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर किया जाता है और ये कॉमा से सेपरेटेड होती हैं। डिक्शनरी को हम पाइथन में मैपिंग टाइप कंसीडर करते हैं और डिक्शनरी के जो आइटम्स होते हैं उसे हम करली ब्रैकेट में स्टोर करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। और डिक्शनरी में कोई इंडेक्सिंग नहीं होती, इतना याद रखिएगा। लेकिन इसकी जो की वैल्यूज होती हैं, जैसे मान लीजिए डिक्शनरी है, जब आप इसको बनाएंगे तो इन्वर्टेड में मान लीजिए ये ए की है, इसका वैल्यू 12 है, कॉमा लगा के B:14, C: सपोज दैट 18। तो यहाँ पर इस A:12 को अगर आप देखें तो ये जो A है ये इसकी की होती है और 12 जो होता है इसे हम वैल्यू बोलते हैं एंड दे आर सेपरेटेड विद दिस कोलन। अब यहाँ पर बात ध्यान रखें, इस की के वाई वी कॉल इट मैपिंग बिकॉज ये जो A है, इस A ने अपने आप को एसोसिएट किया है किसके थ्रू, 12 के। मतलब इस 12 को आप एक्सेस कर सकते हैं A के थ्रू। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो गया, मैप्ड हो गए, इसीलिए हम इसको मैपिंग बोलते हैं। जो की होती हैं वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए या होती हैं डिक्शनरी में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर आपने ए लिया और अगर आप इसे ए लिख देंगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए ये यूनिक होनी चाहिए, इसलिए ये सी होगा। दूसरी बात, आपकी वैल्यू सेम हो सकती हैं और इन वैल्यूज को आप की के थ्रू ही क्या करते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो वैल्यू जो है इट कैन बी एक्सेस बाय स्पेसिफाइंग इट्स की इन स्क्वेयर ब्रैकेट। तो की को हमको मेंशन करना होता है स्क्वेयर ब्रैकेट में। आइडियली शेल पे चलते हैं, एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं और इसे समझते हैं। जैसे ये डिक्शनरी ली मैंने, इन्वर्टेड कॉमा लगाया, यहाँ पे मैंने डाला सिंगल कोटेशन में A:12, कॉमा डाल के सिंगल कोटेशन में B जो कि एक की है और मैंने डाला 34। एंटर प्रेस करके D को आप एग्जीक्यूट करिए तो ये शो कर रहा है AB। अगर आपको किसी की वैल्यू को दिखाना है तो आप लिखते हैं DA। एक्चुअली हमें A को डालना था सिंगल कोटेशन मार्क में। अब आप एंटर प्रेस करिए तो ये आपको क्या दिखा रहा है, 12 दिखा रहा है। और डिक्शनरी भी जो होती है वो साइज एंड वैल्यू म्यूटेबल होती हैं। आई ट्राई टू फिक्स इट, मतलब शो इट। तो मैंने लिया D:C, आई मीन C की बनाया और इसमें डाल दिया 45। अगर आप D को रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर ये वैल्यू इसमें ऐड हो चुकी है। इसी तरह से अगर आप लिखते हैं D और B और अगर आप इसकी वैल्यू चेंज करके कर देते हैं 67 और अगर आप D को रिप्रेजेंट करें तो ये वैल्यू अपडेटेड है। तो डिक्शनरी भी जो होती है साइज और वैल्यू इम्यूटेबल होती है। और मैंने ऑलरेडी बताया कि इसमें की और वैल्यू को हम कोलन से सेपरेट करते हैं और इसमें कोई भी इंडेक्सिंग नहीं होती है। तो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड डिक्शनरी एंड आफ्टर दिस वी विल लर्न म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल कॉन्सेप्ट्स। लेकिन आज के सेशन में यहीं तक, अगले सेशन में चर्चा हमारी जारी रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।